सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। यह स्पीच 1996 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। इस स्पीच के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इसका कारण यह था कि उनके पास नंबर्स नहीं थे। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नंबर्स कितने जरूरी हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। ये खुद कहते थे कि ये कवि हैं, और एक्सीडेंटली वो राजनीति में आए। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आना भले ही संजोग हो राजनीति में, बट जब उन्होंने राजनीति छोड़ी तो उनका कंट्रीब्यूशन भारत की ग्रोथ, भारत की डेवलपमेंट में न कभी मिटाया जा सकेगा, न कभी भुलाया जा सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आज हम पूरी जीवनी को समझेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। यहां पे मैं आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए फिर जीवनी को समझते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अगर हम जीवनी की बात करें तो शुरुआत हमेशा शुरू से की जाती है। तो अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से कंप्लीट करी। स्कूलिंग के बाद उन्होंने बीए किया हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से। पढ़ाई जब कंप्लीट कर रहे थे, वो शुरुआती दिनों से ही वो एक्टिज्म में आ गए थे, या कहें पॉलिटिकल करियर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते हैं आर्य कुमार सभा से, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1944 में। फिर 1939 में अटल जी ज्वाइन करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को एज अ वॉलंटियर, और 1947 तक आते आते अटल जी प्रचारक बन जाते हैं, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉय आरएसएस के। अगर हम अटल जी के एक्टिविज्म की बात करें या पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। फिर 1947 में अटल जी एक जर्नलिस्ट की तरह काम करना स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के न्यूज़पेपर्स में, जिनका नाम राष्ट्र धर्म और पांचजन्य था। फिर आजादी के बाद 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी ज्वाइन करते हैं भारतीय जनसंघ को, और लग जाते हैं कोशिश में कि कैसे ना कैसे करके भारतीय जनसंघ की प्रेजेंस को इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ाया जाए। साल था 1957 का। अटल बिहारी वाजपेयी अपना पहला लोकसभा इलेक्शन जीतते हैं और पार्लियामेंट में एंटर करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स बताएगा कि वो किस जगह से पहली बार इलेक्शन जीते थे। तो जब वो पार्लियामेंट में एंटर करते हैं तो बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल न्यू कमर थे, और पार्लियामेंट में बिल्कुल पीछे बैठे थे, और उनकी बारी आई थी बिल्कुल लास्ट में। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज पे बात करी, उन्होंने इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करी, उन्होंने हर मुद्दे पे बात करी। और जब उनकी स्पीच खत्म हुई तब उस वक्त पार्लियामेंट में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी थे, और पंडित नेहरू उनकी स्पीच से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि पंडित नेहरू ने यह भी कह दिया कि आगे चल के श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, जो पूरी तरीके से सच हुआ 1990s में। अगर हम जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बट इसके बावजूद दोनों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते थे। एक इंसिडेंट बताते हैं अटल जी, जब उन्होंने कहा कि जब वो पावर में थे तो साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू की पेंटिंग किसी ने हटा दी थी, और जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने बोला कि इस पेंटिंग को वापस से लेके आइए। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हर लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बीजेपी का ना हो, उनकी रिस्पेक्ट करता था। अटल बिहारी वाजपेयी खुद भी पंडित नेहरू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात माने तो उनके हिसाब से जो जवाहरलाल नेहरू जी की पर्सनैलिटी थी वो मिक्स थी चर्चिल और चैम्बरलेन की, यानी कि कई मौके पे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे और कई मौकों पर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हुआ करते थे, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है या चेंज होती थी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समय आगे बढ़ा दोस्तों, 1968 आता है। 1968 में 1951 में भारतीय जनसंघ को ज्वाइन करते हैं अटल जी। 1951 में भारतीय जनसंघ को ज्वाइन करते हैं और 1968 में वो नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं वो चुन लिए जाते हैं जनसंघ के, और अटल बिहारी वाजपेयी जी एल.के. आडवाणी के साथ और नानाजी देशमुख के साथ इन प्रयासों में लग जाते हैं कि कैसे ना कैसे करके भारतीय जनसंघ की इंडियन पॉलिटिक्स में प्रेजेंस बढ़ाई जाए। फिर साल आता है 1975, इमरजेंसी घोषित की जाती है, और इमरजेंसी के दौरान सभी ऑपोजिशन लीडर्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स थे, उन सब को जेल में डाला जाता है, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी।
खैर, जैसे तैसे करके इमरजेंसी का काल खत्म हुआ। साल आता है 1977। 1977 में जनरल इलेक्शंस होते हैं और कई सारी पार्टी साथ आती हैं। एक कोलिशन सरकार बनती है जिसमें भारतीय जनसंघ भी थी, और कोलिशन सरकार का नाम पड़ता है जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई की कैबिनेट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं। एज फॉरेन मिनिस्टर अटल जी जाते हैं यूनाइटेड नेशन, और वो पहले व्यक्ति बनते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच पूरी की पूरी हिंदी भाषा में दी। यूनाइटेड नेशन के दौरान जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा न्यू है, वो इस ग्लोबल स्टेज पे काफी न्यू कमर है, बट वो वासुदेव कुटुंबकम के बारे में लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, ये शुरू से चलता चला आ रहा है। इंडिया हर एक वो प्रयास करता है जिससे भारत या दुनिया, भारत और दुनिया दोनों में शांति बन सके, दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। और जब उनकी स्पीच खत्म होती है तालियों के साथ, तो अपनी स्पीच को यूनाइटेड नेशन में एंड करते हैं जय जगत बोलकर, यानी कि हेल वन वर्ल्ड। इस वजह से अटल जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी थी। जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने हर एक कोशिश करी कि भारत के रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ इंप्रूव हो। पर 1979 में जनता पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि रेजिग्नेशन दे दिए जाते हैं। मोरारजी देसाई भी रिजाइन कर देते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी रिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद 1980 में एल.के. आडवाणी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी स्टैब्लिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और पूरी तरीके से प्रयास में लग जाते हैं कि कैसे बीजेपी का प्रेजेंस इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ाया जाए। पर जब 1984 के इलेक्शंस होते हैं तो अटल जी की उम्मीदों के विपरीत रिजल्ट्स आते हैं। बीजेपी जो है वो मात्र 2 सीट्स जीतती है, और ये जो हार थी अटल बिहारी, और ये जो हार थी वो अटल जी को अंदर तक लगती है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और इस परिणाम को बदलने के लिए अटल बिहारी जी पूरी मेहनत करते हैं। और 1989 में जब इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी 2 सीट से, जो लास्ट इलेक्शन में 2 सीट्स जीती थी, वो 88 सीट्स पे आती है। अब समय शुरू होता है 90 के दशक का। 90 का दशक स्टार्ट होता है, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा तेजी से बढ़ता है, और इसी के साथ साथ बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। इसी वजह से 1996 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो सबसे ज्यादा सीट्स पार्लियामेंट में बीजेपी जीतती है, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पर यह जो पहला कार्यकाल था अटल जी का, वो मात्र 13 दिनों का ही था, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही रिजाइन करते हैं, और वो हिस्टोरिक स्पीच देते हैं जहां पे वो ये कहते हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और जब ये स्पीच अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे तो संसद में बैठे सभी लोग पूरी तरीके से अचंभित थे। ये रूप अटल जी का किसी ने देखा नहीं था, और वो रिजाइन करते हैं। 1998 में फिर से इलेक्शंस होते हैं जिसमें एनडीए फॉर्म होता है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और इस बार उनका जो टेन्योर था वो 13 महीनों का था। पर दोस्तों 1998 का जो टेन्योर था, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। पहला ये कि 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया को बताते हैं कि इंडिया जो है वो अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ये भी कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने डेवलप किए हैं, भारत ने डेवलप किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए डेवलप किए हैं, भारत पूरी तरीके से शांति के पक्ष में है। जिसके बाद वो पार्लियामेंट में एक पेपर भी प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब देखिए 11 और 13 मई 1998 को जब इंडिया ने दुनिया को बताया कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है या न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, इसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान पूरी दुनिया को शॉक करता है, और वो ये बताता है कि पाकिस्तान भी अब एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। जिसके बाद दोनों देशों के जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी स्टार्ट करते हैं बस डिप्लोमेसी, यानी कि बस यात्रा, जहां पे वो सभी भारत के इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज, फिल्म स्टार्स के साथ पाकिस्तान जाते हैं। और ये जो बस डिप्लोमेसी थी, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस आए कि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं। पर आप सबको पता है कि पाकिस्तान की एक आदत है कि वो पीठ पे छुरा भोंकता है। फरवरी 1999 में बस डिप्लोमेसी चलती है। बस डिप्लोमेसी, बस यात्रा की बात करें तो इसकी तारीफ भारत में भी हुई, पाकिस्तान में भी हुई।
पर इसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान कारगिल का जंग छेड़ देता है। पर इंडियन आर्मी इज इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी कारगिल को फतह करती है, जिसके बाद अटल जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अक्टूबर 1999 में इलेक्शंस फिर होते हैं, जिसके बाद एनडीए कंप्लीट मेजॉरिटी से जीत दर्ज करती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना तीसरा टर्म स्टार्ट करते हैं। और ये जो इनका तीसरा टर्म था ये पूरा कंप्लीट करते हैं 5 साल, जो इन्हें बनाता है पहला नॉन कांग्रेस पीएम जिसने पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। तो दोस्तों अगर हम अटल जी के थर्ड टेन्योर की बात करें, 1999 में उनका टर्म शुरू हुआ, 2004 में उनका टर्म समाप्त हुआ। जब उन्होंने अपना टर्म समाप्त किया तब भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर थी, इन्फ्लेशन 4% से नीचे था और फॉरेक्स रिजर्व भी सरप्लस में था। तो हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए थे अटल जी के द्वारा जिससे भारत की ग्रोथ 21वीं सदी में बढ़ती चली गई और अभी भी बढ़ती चली जा रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो। अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये एक नेटवर्क ऑफ हाईवेज था जो कनेक्ट करता था चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ सके। साथ ही साथ अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो ये एक ऐसा प्लान था जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उन जगहों को कनेक्ट करना है जहां पे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुंची है, यानी कि अनकनेक्टेड विलेजेस तक कनेक्टिविटी पहुंचानी है ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सके भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब ये दोनों ही प्रोजेक्ट, चाहे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, ये दोनों ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भारत की ग्रोथ थी उसमें बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर अगर हम कुछ और स्टेप्स की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन पे भी उनका काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंस था। इस वजह से उन्होंने एक सेपरेट डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी स्टार्ट करी थी। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई थी, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करें तो अटल जी ने डिसइन्वेस्टमेंट पे भी काफी ज्यादा फोकस किया था। उनका मानना था कि सरकार को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन रनिंग बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री, जिस वजह से उन्होंने एक सेपरेट डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी स्टैब्लिश करी थी। हालांकि दोस्तों इसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हालांकि दोस्तों इस चीज का काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी थी, क्योंकि कुछ लोग डिसइन्वेस्टमेंट के फेवर में थे और कुछ लोग डिसइन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी थे। बट इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो फ्यूचर सरकार थी उनके लिए एक टोन सेट हो गया कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी। फिर अटल जी के टेन्योर के दौरान ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका टारगेट यह था कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए ताकि पब्लिक सेक्टर सेविंग्स बढ़ सके, जिसका रिजल्ट भी दिखा ये कि जो फाइनेंशियल ईयर 2000 में था वो 0.8% ऑफ जीडीपी था और जब 2005 फाइनेंशियल ईयर आया तो वो 2.3% हो गया ऑफ जीडीपी। साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया गया कि जो फिक्स लाइसेंस फीस थी टेलीकॉम फर्म्स के लिए उसको हटा के रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट की तरफ गए। भारत संचार निगम लिमिटेड क्रिएट किया गया। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल ये भी सेटअप किया गया। और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि 90s या लेट 1990s में सेलफोन जो हुआ करता था ना वो बहुत ज्यादा नीश प्रोडक्ट हुआ करता था, यानी कि बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। और जब 2010 का डेकेड एंड हुआ तो जो फोन है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने कर दी थी? टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआत अटल जी ने कर दी थी। अटल जी के टेन्योर में ही बहुत बड़ी सोशल सेक्टर स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम सर्व शिक्षा अभियान था, जिसका टारगेट यह था कि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा। और इसका प्रभाव यह था कि 4 साल के अंदर अंदर ही जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ड्रॉप्ड आउट का रेशियो था वो 60% कम हो गया। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन रेशियो था उसमें 60% गिरावट देखी गई। साथ ही साथ कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज में जो अप्रोच थी अटल बिहारी वाजपेयी की वो बहुत ज्यादा सराहनीय थी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उनकी अप्रोच थी कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जब तीसरा टेन्योर था तब उसी दौरान 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स हुए, जिसके बाद ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया और पाकिस्तान और इंडिया फिर आमने सामने थे। पर इस बार जो एस्केलेशन था वो फुल फ्लेज वॉर में नहीं हो पाया। दोस्तों अटल जी के अगर हम टेन्योर की बात करें तो
उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक फ्रंट पे भी है, उनका कंट्रीब्यूशन सोशल फ्रंट पे भी है, उनका कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल फ्रंट पे भी है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अटल बिहारी वाजपेयी का था। 2003 में जब इंडिपेंडेंस डे इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं और बताते हैं कि भारत चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च करेगा। और वो कहते हैं कि आवर कंट्री इज नाउ रेडी टू फ्लाई हाई इन द फील्ड ऑफ साइंस। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया विल सेंड हर स्पेसक्राफ्ट टू द मून बाय 2008। तो सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, इंटरनेशनल फ्रंट हो, हर एक पहलू पे, हर एक एस्पेक्ट पर अटल बिहारी जी का तो दोस्तों, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे इंटरनेशनल फ्रंट हो, चाहे सोशल सेक्टर फ्रंट हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ्रंट हो, अटल बिहारी वाजपेयी का कंट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में था। इस वजह से जब 2004 में इलेक्शंस होने वाले थे, तो सबको यही उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से इलेक्ट होंगे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पर ऐसा नहीं हुआ। एनडीए की हार होती है और यूपीए सरकार बनाती है, जिसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं और 16 अगस्त 2018 वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। बट दोस्तों, अटल जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में पहले भी देखा गया था। उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिजल्ट है, वो अभी भी देखा जा रहा है, वो और आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा। इस वजह से अटल जी का कंट्रीब्यूशन ना मिटाया जा सकता है, ना भुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जीवनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो अपने डाउट्स कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ PCS ने अपने लाइफ फाउंडेशन बैचेस को लॉन्च कर दिया है, जहां पे आप एनरोल हो सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे RS Live, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो स्टडी IQ के बैचेस में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू यूज ओनली वन कोड, दैट इज RS Live। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।